10 अप्रैल 2000 शाम करीब 6:30 बजे का समय था। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के स्थित विक्टोरिया पार्क में लोगों की भारी भीड़ जमा थी। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक विशाल मेला लगा हुआ था। यहाँ कोई साधारण मेला नहीं था। कई दिनों से चल रहे इस आयोजन में दूर दूर से लोग पहुंच रहे थे। पार्क के अंदर 3 बड़े बड़े पंडाल बनाए गए थे और हर पंडाल में हजारों लोगों के बैठने की और घूमने की व्यवस्था भी थी। शहर के बड़े व्यापारी, आसपास के जिलों के लोग और परिवार के साथ आए हजारों लोग यहाँ पर मौजूद थे। हर तरफ रौनक दिखाई दे रही थी। कोई टीवी देख रहा था, कोई फ्रिज और कोई वॉशिंग मशीन के बारे में जानकारी ले रहा था। बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। परिवार खरीदारी में व्यस्त था। दुकानदार अपने ग्राहकों को सामान दिखाने में लगे हुए थे। कुल मिलाकर माहौल बिल्कुल सामान्य था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद ये मेला एक ऐसे हादसे में बदल जाएगा जिसकी चर्चा पूरे देश में होने वाली। अचानक पंडाल के हिस्से में हलचल शुरू हुई। पहले लोगों को लगा कि शायद कोई छोटी मोटी तकनीकी समस्या है, लेकिन कुछ सेकंड बाद शोर बढ़ने लगा। लोगों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। देखते ही देखते धुएं का एक बड़ा गुब्बार उठता हुआ दिखाई दिया। शुरुआत में किसी ने खतरे को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब लपटें दिखाई देने लगी तब लोगों को समझ आया कि स्थिति सामान्य नहीं रह गई। कुछ ही मिनटों में आग ने ऐसा विकराल रूप ले लिया कि तीनों बड़े पंडाल उसकी चपेट में आ गए। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उस समय करीब 2000 से ज्यादा लोग पंडाल के अंदर मौजूद थे। जैसे ही लोगों को खतरे का एहसास हुआ, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब आई थी जब अंदर जाने और बाहर आने का रास्ता लगभग एक ही था। अब हजारों लोग एक साथ उसी रास्ते की तरफ भागने लगे। कुछ लोग अपने बच्चों को गोद में उठाए हुए थे, कुछ अपने बुजुर्ग माता पिता को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग धक्का मुक्की में गिर गए। जो लोग गिरते गए उनके ऊपर दूसरे लोग चढ़ते गए। भगदड़ इतनी भयानक थी कि कोई किसी की सुन ही नहीं पा रहा था। वहां पर चारों तरफ सिर्फ चीख पुकारें दिखाई दे रही थी। लोग चिल्ला रहे थे, पागल हो रहे थे। कुछ लोग आग से बचने की कोशिश भी कर रहे थे, तो कुछ लोग धुएं की वजह से बेहोश होकर वहीं पर गिर गए। कई लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो रास्ते तक पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि आग ने इतना विकराल रूप ले लिया था कि कुछ ही मिनटों में पूरा मेला मौत के मैदान में बदल चुका था। जब तक दमकल विभाग और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची, जब तक आग बहुत बड़ा रूप ले चुकी थी, राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। लोगों को बाहर निकाला जाने लगा, घायलों को अस्पताल भेजा गया। लेकिन जब आग पर काबू पाया गया और मृतकों की गिनती शुरू हुई तो पूरा देश प्रदेश हिल चुका था। दर्जनों लोगों की जान यहां पर जा चुकी थी। इस मेले के अंदर कई लोग गंभीर रूप से झुलस चुके थे पूरी तरीके से। कई शव इतनी बुरी तरीके से जल चुके थे कि उनकी पहचान तक कर पाना मुश्किल हो गया था। किसी का चेहरा नहीं बचा था, किसी का शरीर पूरी तरीके से जल चुका था। आग इतनी भयावह थी। अस्पतालों में अफरा तफरी मची हुई थी। परिवार वाले अपने परिजनों को ढूंढ रहे थे और अपने बेटे को खोज रहा था। कोई अपने पति को, कोई अपने पिता को, कोई अपनी पत्नी को, या कोई अपनी बेटी को, या कोई अपनी बहन को। हर तरफ सिर्फ दर्द था। यह घटना सिर्फ मेरठ तक सीमित नहीं रही, पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। अखबारों और टीवी चैनलों पर लगातार खबरें चल रही थी। लेकिन इसी दर्दनाक हादसे के बीच एक ऐसा राज छिपा हुआ था जिसके बारे में उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था। मृतकों की सूची में एक ऐसा नाम भी शामिल हुआ जो वास्तव में मरा ही नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे पूरी दुनिया मृत समझ बैठी थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसे पुलिस भी वर्षों तक मृत मानती रही। और यही व्यक्ति आगे चलकर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा किरदार बनने वाला था। अब कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सरदना थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है मदारपुर। यहीं रहता था एक परिवार जिसके जीवन में साल 1986 में ऐसा तूफान आया जिसके आने वाले कई वर्षों तक दिशा बदल दी। साल 1986 में गांव की पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। हत्या की खबर सुनकर पूरे इलाके में सनसनी फैली जाती है। परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट जाता है। मृतक का एक बेटा था जिसका नाम था अनिराज सिंह। उस समय उसकी उम्र करीब 20 साल के आसपास। अपने पिता की मौत के बाद अनिराज अंदर से पूरी तरीके से वो टूट चुका था। लेकिन दुख के साथ साथ उसके मन में बदले की आग भी जलने लगी थी। उसे लग रहा था कि उसके पिता के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। धीरे धीरे ये भावना उसके मन में और भी गहरी होती चली गई थी। उसने अपने करीबी लोगों से कहना शुरू कर दिया कि एक दिन अपने पिता की मौत का वो बदला जरूर लेगा। समय बीतता गया, लेकिन उसके मन की जो आग थी वो शांत नहीं हुई थी। वो लगातार मौका तलाशता रहा था। उसे बस उस दिन का इंतजार था जब वो अपने पिता की मौत का हिसाब बराबर कर सके। करीब 2 साल तक वो सही अवसर की तलाश में लगा रहा। फिर वो दिन आ गया जिस दिन उसे इंतजार था। तारीख थी 15 जुलाई 1988। ये वो तारीख थी जब एक और खून होने वाला था।
और यही वो घटना थी जो आगे चलकर अनिराज सिंह की पूरी जिंदगी बदल देने वाली भी थी। करीब 2 साल तक अपने पिता की हत्या का बदला लेने की आग अपने सीने में दबाए रखने के बाद अनिराज सिंह को आखिरकार वो मौका मिल गया जिसे उसका इंतजार था। गांव और आसपास के इलाके में पहले ही तनाव का माहौल रहता था और पुरानी दुश्मनी दोनों परिवारों की गहराई तक पहुंच चुकी थी। बताया जाता है कि जिस व्यक्ति पर अनिराज सिंह के पिता की हत्या का आरोप था उसका नाम अनिल था। अनिराज को लगता था कि उसके पिता की मौत के पीछे वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है। धीरे धीरे उसके अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर योजना बनानी शुरू कर दी। कहा जाता है कई दिनों तक उस व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखी गई, उसे देखा गई कहाँ आता है कहाँ जाता है, किस समय घर पे निकलता है और किस समय घर के बाहर रहता है। फिर एक दिन उसको यहाँ पर मौका मिल जाता है। तारीख थी 15 जुलाई 1988 को घेराबंदी कर उस व्यक्ति पर हमला कर दिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। गांव में दहशत का माहौल बन गया, लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। पुलिस को सूचना मिली और तुरंत मौके पर पहुंचकर यहां पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। हत्या का मामला दर्ज किया गया, एफआईआर लिखी गई, जांच शुरू हुई। मृतक पक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि यह हत्या के बदले की भावना से की गई है। पुलिस ने गवाहों के बयान लिए, घटनास्थल से सबूत जुटाए और धीरे धीरे जांच यहां पर आगे बढ़ने लगी। आखिरकार इस मामले में 4 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें अनिराज सिंह का नाम भी यहां पर शामिल था। समय बीतता गया और मामला यहां पर अदालत तक पहुंच जाता है। अदालत में सुनवाई शुरू होती है, गवाह पेश किए जाते हैं, सबूत रखे जाते हैं। दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी यहाँ पर दलीलें दे रहे थे। कई वर्षों तक ये जो मुकदमा था ये लगातार चल रहा था। इसी दौरान अनिराज सिंह और उसके परिवार को उम्मीद होने लगी कि शायद उन्हें राहत यहाँ पर मिल जाएगी। फिर एक समय आया जब निचली अदालत ने उसे राहत दे दी। मैं उसके समर्थक भी खुश थे, उन्हें लग रहा था कि मामला खत्म हो जाएगा और अनिराज सिंह सामान्य जिंदगी जीने लगेगा। लेकिन कहानी यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुई थी। दूसरी तरफ मृतक अनिल का परिवार इस फैसले से संतुष्ट नहीं था। उन्हें लगता था कि उनके साथ में अन्याय हुआ है। उन्होंने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेंगे। इसके बाद मामला ऊपरी अदालत में पहुंच गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील यहां पर दाखिल कर दी गई थी। फिर एक बार फिर पूरे मामले की सुनवाई शुरू हुई। पुराने रिकॉर्ड निकाले गए, गवाहों के बयान दोबारा यहां पर देखे गए, सबूतों की फिर से समीक्षा की गई। फिर दोनों पक्षों के वकील लगातार बहस कर रहे थे। ये कानूनी लड़ाई काफी लंबे समय तक चलती रही। अनिराज सिंह को भरोसा था कि उसे फिर राहत मिल जाएगी, लेकिन अदालत की राय कुछ और ही थी। यहाँ पर लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना जो फैसला है वो जब उसको फैसला सुनाया, ये फैसला अनिराज सिंह के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पूरी तरीके से पलट दिया था। अदालत ने माना कि मामले में पर्याप्त आधार मौजूद हैं और इसके बाद अनिराज सिंह समेत अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। फैसला आता ही पूरे इलाके में चर्चा शुरू हो गई। किसी ने सोचा नहीं था कि मामला इस मोड़ पर भी आकर पहुंच जाएगा। अनिराज सिंह और उसके परिवार को उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर राहत मिल जाए। इसी उम्मीद में मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक यहाँ पर पहुंच जाता है। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामले की लगातार सुनवाई चल रही थी। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी यहाँ पर दलीलें भी रखी थी। कानूनी लगातार बहस चल रही थी। पुराने फैसलों की समीक्षा हुई, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखा। अब यहाँ पर स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अनिराज सिंह को उम्र कैद की सजा काटनी ही थी। अनुसार उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना था। लेकिन यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सजा के बाद जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही थी, तभी अनिराज सिंह अचानक गायब हो जाता है। वो फरार हो चुका था। पुलिस के लिए सबसे बड़ी अब चुनौती बन गई थी कि उसको गिरफ्तार करना है। जगह जगह दबीसें दी जा रही थी, रिश्तेदारों के घर पर छापे मारे जा रहे थे, करीबी लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। धीरे धीरे मामला और भी यहाँ पर गंभीर होता चला गया। पुलिस ने उस पर इनाम भी घोषित कर दिया। अब वो सिर्फ एक फरार आरोपी नहीं था, बल्कि पुलिस की तलाश सूची में शामिल व्यक्ति वो बन चुका था, यानी कि उसके ऊपर इनाम भी रखा जा चुका था। साल गुजरते गए, साल 2004 भी गुजर गया। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन हर बार उसके हाथ निराशा ही लगती थी। फिर साल आता है 2005, वो भी ऐसे ही निकल जाता है। अब लोगों को लगने लगा था कि शायद वो उत्तर प्रदेश छोड़कर कहीं और चला गया है। कुछ लोग कहते थे कि वो हो सकता है नेपाल भाग गया हो, कुछ कहते थे कि उसने अपनी पहचान बदल ली होगी, इसलिए पुलिस को वो अब तक नहीं मिल पाया है। लेकिन सच क्या था ये कोई नहीं जानता था। उधर पुलिस भी पूरी कोशिश लगातार कर रही थी उसको खोजने की, उसको लगातार ढूंढने की, लेकिन अनिराज सिंह जैसे जमीन में समा गया हो। फिर आता है साल 2006 और इसी साल मेरठ के विक्टोरिया पार्क में वह भयानक अग्निकांड हुआ जिसने दर्जनों लोगों की यहाँ पर जान ले ली थी। जब यह हादसा हुआ तो किसी ने नहीं सोचा नहीं था कि यह घटना एक फरार आरोपी की जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। लेकिन अनिराज सिंह के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आगे जो हुआ उसने पुलिस प्रशासन और अदालत तीनों को वर्षों तक धोखे में रखा।
और इसी हत्याकांड के बाद एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसने आने वाले 16 साल तक कानून को उलझाए के रखा। यही वो समय था जब अनिराज सिंह और उसके परिवार का एक ऐसा गोदाम बढ़ा जिसने वाले कई सालों तक सिस्टम को धोखे में रखा। अनिराज सिंह उस समय पुलिस से फरार चल रहा था, उस पर उम्र कैद सजा बरकरार थी और पुलिस लगातार उसकी तलाश भी कर रही थी। लेकिन विक्टोरिया पार्क हादसे के बाद उसके परिवार ने दावा किया कि अनिराज सिंह भी उसी मेले में गया था और आग की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। उस समय हालात इतने खराब थे कि हर दावे की तुरंत गहराई से जांच करना आसान नहीं था। परिवार ने कहा है कि उसका बेटा मेले में मौजूद था। परिवार ने यह भी कहा है कि वो उन लोगों में शामिल था जो हादसे का शिकार हुए हैं। और धीरे धीरे कागजी प्रक्रिया आगे बढ़ती चली गई। कुछ समय बाद आवश्यक दस्तावेज तैयार हो जाते हैं, फिर मृत्यु से संबंधित औपचारिकताएं पूरी की गई और आखिरकार ऐसा समय आया जब सरकारी रिकॉर्ड में अनिराज सिंह को मृत मान लिया जाता है। यानी जिस व्यक्ति को पुलिस वर्षों से तलाश रही थी वो कागजों में मर चुका था। अब स्थिति यहाँ पर पूरी तरीके से बदल चुकी थी। जिस आदमी की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही थी, नाम के सामने रिकॉर्ड में मृत्यु दर्ज हो चुकी थी। धीरे धीरे पुलिस की सक्रिय तलाश भी यहाँ पर कम होने लगती है, क्योंकि कानून की नज़र में अब जीवित व्यक्ति नहीं था, वो मर चुका था विक्टोरिया पार्क हादसे के अंदर। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। दरअसल अनिराज सिंह जिंदा था। उसने अपनी मौत का फायदा उठाकर खुद को कानून की नज़रों में गायब कर दिया था। अब वो एक नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी भी यहाँ पर कर चुका था। बताया जाता है कि उसने अपनी पहचान बदल भी ली थी, नया नाम भी उसने अपना लिया था, नए दस्तावेज भी उसने अपने तैयार करा लिए थे और फिर दूसरे इलाके में जाकर वो रहने भी लगा था। जो आदमी कभी पुलिस की वांटेड सूची में था वही अब एक आम आदमी की तरह जिंदगी भी जी रहा था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, समय निकलता जा रहा था। फिर आता है साल 2007, इस साल 2008 आता है, आज साल 2009 भी आराम से निकल जाता है। लेकिन किसी को उसकी सच्चाई का पता तक नहीं था। वो गुमनामी की जिंदगी में जा चुका था। लोगों को पता था कि अनिराज मर चुका है। उधर उसके गांव के लोग भी यही मानते रहे कि अनिराज विक्टोरिया पार्क हादसे में मर चुका है। पुलिस के रिकॉर्ड में भी वही दर्ज हो चुका था कि अनिराज मर चुका है। और दूसरी तरफ अनिराज सिंह एक बिल्कुल अलग पहचान के साथ अपना जीवन बिता रहा था। कहा जाता है कि उसने अपने लिए ऐसे दस्तावेज तैयार कर लिए थे जिनके आधार पर वो सामान्य नागरिक की तरह ही रह सके। उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी उसके अतीत की कोई भी जानकारी नहीं थी कि वो अनिराज था जिसको उम्र कैद हो चुकी है। लोग उसे उसी नाम से जानते थे जो उसने बाद में अपनाया था। धीरे धीरे ऐसे ही करके साल गुजरते चले गए। उसके बाद आता है साल 2010, वो भी ऐसे ही निकल जाता है। साल 2011 आता है, वो भी ऐसे ही निकल जाता है। साल 2012 आता है, 2013 आता है, 2014 आता है। उसके बाद साल 2015 आता है, वो भी ऐसे ही। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस व्यक्ति को मृत समझा जा रहा है वो कहीं और बैठकर सामान्य जिंदगी जी रहा है। लेकिन कहते हैं कि इंसान कितनी भी सावधानी बरत ले, एक छोटी सी गलती वर्षों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। और अनिराज सिंह से भी एक ऐसी ही गलती हो गई। साल 2019 में हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव में शादी का माहौल था। परिवार के रिश्तेदार थे, वो दूर दूर से पहुंच भी रहे थे। कोई गाना गा रहा था, कोई नाच रहा था, कोई हटखेलियां कर रहा था, कोई मोबाइल से यहाँ पर वीडियो बना रहा था, क्योंकि उस वक्त इतना चलन नहीं था इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। उसी कार्यक्रम में एक ऐसा व्यक्ति भी मौजूद था जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसकी मौजूदगी आगे चलकर इतना बड़ा खुलासा कर देगी। सालों तक छिपकर रहने के बाद वो अपने परिवार के एक समारोह में शामिल होने पहुंच जाता है। कार्यक्रम के दौरान कई तस्वीरें यहाँ पर खींची गई, कुछ वीडियो भी बनाए गए। बाद में परिवार और रिश्तेदारों ने उन तस्वीरों को सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर स्टेटस में लगाना शुरू कर दिया। यहीं से कहानी के अंदर नया मोड़ आ जाता है, क्योंकि साल तक 2019 तब तक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आ चुका था। मेरठ जिले के सरदना क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोगों की नज़र उसकी तस्वीरों पर पड़ जाती है। एक व्यक्ति फोटो को बार बार देखने लगता है। उसे तस्वीर में मौजूद एक चेहरा बेहद परिचित लगता है। पहले उसे लगा कि शायद वो गलत देख रहा है, लेकिन जब उस फोटो को जूम करके देखा तो उसका शक और भी गहरा होता चला गया। उसने तुरंत अपने परिवार के लोगों को बुलाया, फोटो दिखाई, और दिखाने के बाद में हर कोई यहाँ पर हक्का बक्का रह जाता है और पूछा कि क्या उन्हें भी वही दिखाई दे रहा है जो उसे दिखाई दे रहा है। अब परिवार के लोग पहले से हैरान हो चुके हैं। फिर उन्होंने भी फोटो को ध्यान से यहाँ पर देखा। जितना वो तस्वीर को देखते ही उतना ही शक उनका और भी आगे जाकर बढ़ जाता। आखिरकार कई लोगों ने एक ही बात कही, ये आदमी अनिराज सिंह जैसा लग रहा है। लेकिन तुरंत सवाल उठा, ये कैसे हो सकता है? अनिराज सिंह तो सालों पहले मर चुका है। यही सवाल सबके मन में था, लेकिन शक अब पैदा हो चुका था और यही शक जल्द ही पुलिस तक पहुंचने भी वाला था। आगे चलकर ये तस्वीर एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाली थी जो करीब 16 साल से छिपा हुआ था। जब स्टेटस पर दी गई उस तस्वीरों ने कई लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए थे। शुरू में लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो आदमी फोटो में दिखाई रहा है वो अनिराज सिंह हो सकता है, जिसे वर्षों पहले मृत घोषित कर दिया हुआ। जितनी बार तस्वीरें देखी जा रही थी सब उतना ही गहराता जा रहा था। आखिरकार कुछ लोगों ने फैसला किया कि इस बात की जानकारी पुलिस को दी जानी चाहिए।
जब ये सूचना पुलिस तक पहुंची तो शुरुआत में पुलिस अधिकारियों को भी ये बात अजीब लगी, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार अनिराज सिंह की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। लेकिन सूचना देने वाले लोग अपने दावे पर कायम थे। उनका कहना था कि फोटो में दिख रहा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अनिराज सिंह ही है। पुलिस ने मामले को हल्के में नहीं लिया। सीधे गिरफ्तारी करने के बजाय पुलिस ने पहले गुप्त तरीके से जांच शुरू की। परिवार के लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी, उनके संपर्क की जानकारी जुटाई जाने लगी। ये पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर सच क्या है। जांच धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। पुलिस यहां पर पुराने रिकॉर्ड लेकर आ गई। विक्टोरिया पार्क अग्निकांड से जुड़े दस्तावेज यहां पर दोबारा से देखे गए। मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी यहां पर खंगाली जाने लगी थी। परिवार के लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जाने लगी थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, पुलिस का शक और भी मजबूत यहां पर होता जा रहा था। ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था जिसके आधार पर यह कह सके कि अनिराज वास्तव में जिंदा है, इसलिए पुलिस ने धैर्य बनाए रखा। साल 2019 भी यहां पर गुजर जाता है, जांच यहां पर जारी रहती है। 2020 भी यहाँ पर निकल जाता है क्योंकि लॉकडाउन का उस वक्त था, लेकिन पुलिस लगातार अपने स्तर पर जानकारियां लगातार वो जुटाने में लगी हुई थी। फिर आखिरकार साल 2021 में पुलिस को एक महत्वपूर्ण यहाँ पर इनपुट मिल जाता है। सूचना ये थी कि एक व्यक्ति एक निश्चित मार्ग से आने जाने वाला है और उस व्यक्ति की पहचान वही हो सकती है जिसकी पुलिस यहाँ पर तलाश कर रही है। ये सूचना मिलते ही पुलिस यहाँ पर सक्रिय हो जाती है। वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी जाती है। स्थानीय पुलिस और विशेष टीमों को अलर्ट यहां पर कर दिया जाता है। योजना तैयार की गई। पूरे ऑपरेशन को बेहद गोपनीय रखा गया ताकि किसी को यहां पर भनक तक ना लग सके। फिर वो दिन भी आ गया जिसका पुलिस को इंतजार था, 18 मार्च 2021। टीम पहले से तैयार थी। जगह जगह निगरानी की पूरी तरीके से व्यवस्था की गई थी। संदिग्ध व्यक्ति के आने की सूचना पूरी तरीके से मिल चुकी थी। जैसे वो व्यक्ति वहां पर पहुंचा, पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के समय वो पूरी तरीके से शांत दिखाई दे रहा था। उसे शायद अंदाजा नहीं था कि इतने वर्षों बाद कानून उसके इतने करीब पहुंच चुका है। जब पुलिस ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम आलोक सिंह बताया। उसने कहा है कि वो उत्तराखंड के रुद्रपुर का रहने वाला है। उसके पास मौजूद दस्तावेज भी यही कहानी बता रहे थे। पहली नजर में सब कुछ यहाँ पर सामान्य लग रहा था। यदि कोई साधारण व्यक्ति उन कागजों को देखता तो शायद उसे भी यही लगता कि वे व्यक्ति सच बोल रहा है। पुलिस अब सिर्फ कागजों पर भरोसा करने के मूड में नहीं थी। पूछताछ यहाँ पर शुरू हो जाती है और उसके जीवन के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। उसके परिवार के बारे में पूछा गया, पुराने रिकॉर्डों के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है और यहीं से उसकी कहानी कमजोर पड़ने लगती है। के बाद जिंदगी के बारे में वो विस्तार से बता रहा था, लेकिन जब उसे 2006 से पहले के जीवन के बारे में पूछा गया तो वो बार बार उलझने लगा। उसके जवाब यहाँ पर बदलने लग जाते हैं। बातें रिकॉर्ड से मेल भी नहीं खा रही थी। इसी से पुलिस को भरोसा हो गया कि मामला साधारण नहीं है। जांच और गहरी होती गई। पुराने गांव के लोगों से यहाँ पर पहचान कराई गई। रिश्तेदारों के बारे में जानकारी जुटाई गई। पुराने दस्तावेज यहाँ पर निकाल लिए जाते हैं। तकनीकी और भौतिक दोनों तरह के सबूतों को मिलाकर देखा यहाँ पर जाता है और आखिरकार वो सच सामने आ ही जाता है जिसने सभी को हैरान कर दिया था। जिस व्यक्ति ने खुद को आलोक सिंह बताया था वह वास्तव में अनिराज सिंह ही था। वही अनिराज सिंह जिसे वर्षों पहले मृत घोषित कर दिया गया था। वही अनिराज सिंह जिसे पुलिस कभी तलाश रही थी। 16 वर्षों का इंतजार। वही अनिराज सिंह जिसकी मौत के दस्तावेज सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो चुके थे। ऐसा होते ही मामला तेजी से ऊपर तक पहुंच गया। वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर हैरान रह जाते हैं। ये कोई साधारण धोखाधड़ी नहीं थी। व्यक्ति ने खुद को मृत घोषित कर दिया था। वर्षों तक सरकारी रिकॉर्ड को भ्रम में रखा। न सिर्फ पुलिस बल्कि अदालत और प्रशासन भी इस धोखे का शिकार हुए थे। जांच में सामने आया कि विक्टोरिया पार्क अग्निकांड के बाद हुई अव्यवस्था का फायदा उठाकर खुद को मृत घोषित करवा दिया था इस व्यक्ति ने। उसकी कथित मौत से जुड़े दस्तावेज तैयार भी करा दिए गए थे। उन्हीं दस्तावेज के आधार पर यह कहानी स्थापित कर दी गई। अब वो इस दुनिया में नहीं है। यानी जिस आदमी को जेल में होना चाहिए थे वो बाहर आराम से घूम रहा था। जिसे सजा काटनी थी वो सामान्य जिंदगी जी रहा था। और ये 16 सालों तक चलता रहा। इसके बाद उसके खिलाफ नए मुकदमे भी यहाँ पर दर्ज कर लिए गए थे। इस दस्तावेज का इस्तेमाल करने, प्रशासन को गुमराह करने, धोखाधड़ी करने और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभाव करने जैसे आरोप भी उस पर मढ़ दिए गए थे। अब वो व्यक्ति जो कभी खुद को दुनिया की नजरों से गायब समझ रहा था वो फिर से कानून की गिरफ्त में आ चुका था। सबसे हैरानी की बात यह है कि अगर वो अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल ना होता, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर ना आती, अगर किसी पुराने परिचित की नज़र उस पर ना पड़ती तो शायद ये राज कभी वर्षों तक छिपा ही रहता। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक साधारण सी तस्वीर ने 16 साल पुराने झूठ की पर्दे उखेड़ कर रख दी थी। जिस आदमी ने सोचा था कि वो दर्जनों शवों के बीच अपनी पहचान हमेशा के लिए दफना देगा, उसका राज आखिरकार सामने आ ही गया। 16 साल तक कानून की आंखों में धूल झोंकता रहा। 16 साल तक उसने नई पहचान के साथ जिंदगी जी। 16 साल तक लोगों ने उसे मरा हुआ माना, लेकिन सच ज्यादा समय तक छिप नहीं पाया। आखिरकार अनिराज यहाँ पर पकड़ा गया। दोस्तों, इस पूरी घटना का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि एक सीख देना है। इतिहास गवाह है कि इंसान चाहे कितना भी चालाकी कर ले,
किसी भी बड़ी योजना बना ले, किसी भी सावधानी बरत ले, लेकिन सच को हमेशा के लिए छिपा नहीं सकता। कुछ समय के लिए कानून से बचा जा सकता है, कुछ समय के लिए लोगों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन जिस दिन सच सामने आता है उस दिन सब कुछ परतें खुलकर रह जाती हैं।